सोचो अगर तुम बिना मरे ही नरक में पूरे 1000 साल बिता दो तो क्या होगा। यहां तो यमराज भी उसे अपना भाई मानता है और नरक के सारे यमदूत उसे अपना बॉस कहते हैं। यहां तक कि नरक के दरवाजे के बड़े बड़े पहरेदार भी उसकी सवारी बनने के लिए आपस में लड़ते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि उसने पूरे 1000 साल तक बिना थके नरक में हर दिन साफ सफाई का काम किया था। लेकिन आज वो आखिरकार ये नौकरी छोड़ रहा है। पूरे नरक में उसका काम अब खत्म हो चुका था। अगर वो अब सही सलामत दोबारा जन्म लेता है तो उसके पास किसी भी दूसरे इंसान से 10,000 साल ज्यादा की पावर यानी कल्टीवेशन होगी। और इसीलिए वो यमराज के पास अपना रेजिग्नेशन देने पहुंचता है। यमराज अपनी जन्म कुंडली को देखते हैं और फिर उस लड़के यानी ली होंग की तरफ देखते हैं। यमराज उसे बताते हैं कि क्योंकि उसने 1000 साल तक नरक की सेवा की है इसलिए उसने बहुत बड़ा पुण्य कमाया है। इस नए जन्म में वो अमर जादूगरों यानी कल्टीवेटर्स के एक बहुत ही बड़े और बचे कुचे खानदान में जन्म लेगा। यमराज कहते हैं कि अगर वो ढंग से मेहनत करेगा तो आगे चलकर बहुत बड़ा नाम कमाएगा। ली होंग इज्जत से सर झुकाकर उन्हें थैंक यू बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस खबर से खुशी के मारे झूम उठता है। जल्दी ही नरक के पहरेदार ऑक्स हेडेड और हॉर्स फेस्ड उसे लेकर उस नरक के आखिरी पुल पर पहुंचते हैं। वहां पर खड़ी ग्रैनी मेंग उसे देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि उन्होंने सुना था कि वो आने वाला है। वो बताती हैं कि उन्होंने सिर्फ उसके लिए इस कड़वे काढ़े में कुछ स्पेशल चीजें मिलाई हैं और इस सूप को पूरे 3 घंटे ज्यादा उबाला है। अचानक उसकी आंखें एकदम खाली हो जाती हैं, जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। लेकिन रुको, ये सब तो बस एक नाटक था। उसने पहले ही उस पुल से एक अनमोल खजाना चुरा लिया था। वो था हमेशा जिंदा रहने वाला प्यार का पानी। इस पानी के पेट में होते हुए ग्रैनी मेंग का याददाश्त मिटाने वाला सूप बिल्कुल बेअसर हो जाता है। इसका मतलब ये था कि वो अपने पिछले जन्म की एक एक बात याद रखते हुए नए जन्म में कदम रख रहा था। तभी वहां सतरंगी रोशनी का एक बड़ा सा रास्ता खुलता है और ली होंग एक चमकती हुई ताकत बनकर उस जन्म के रास्ते में गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया में ली परिवार के एक शांत कमरे में उनके सबसे पुराने बुजुर्ग अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। वो बताती हैं कि कल रात उन्होंने तारों की चाल देखी थी और एक हिसाब लगाया था। वो कहते हैं कि उनके परिवार का सबसे पुराना सम्राट दोबारा जन्म लेने वाला है, जिसे सुनकर ली होंगतियान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो खुशी के मारे कांपने लगता है। ली परिवार में एक पुरानी कहानी मशहूर थी कि लगभग 1 लाख साल पहले उनके खानदान में एक ऐसी लड़की पैदा हुई थी जिसका दिमाग और ताकत सीधे भगवान को टक्कर देती थी। वो ताकत के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई थी, लेकिन फिर किसी अनजान वजह से उस रानी ने दोबारा जन्म लेने का फैसला किया और तय किया कि वो 100 जन्मों के बाद वापस आएगी। बुजुर्ग को लगता है कि वही समय अब आ चुका है और वो रानी कोई और नहीं बल्कि होंगतियान की बीवी के पेट में पल रहा बच्चा है। होंगतियान की तो होश ही उड़ जाते हैं। ये सोचकर ही उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं कि एक महान रानी उसके घर में बेटी बनकर पैदा होने वाली है। वो भागते हुए अपनी बीवी के पास जाना चाहता है और खानदान के वो बुजुर्ग भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं कि अब उनकी इस बूढ़ी हड्डियों की थोड़ी कसरत हो जाएगी। जैसे ही वो खड़े होते हैं उनकी बॉडी से एक ऐसी खतरनाक ताकत निकलती है जो उनकी उम्र को एकदम झूठ साबित कर देती है। वहीं पेट के अंदर ली होंग मजे ले रहा था कि जिंदा होना कितना अच्छा लगता है। अपने 1000 साल के पुण्य के साथ वो सोच ही रहा है कि वो कितना ताकतवर बनेगा। तभी उसका ध्यान पास में सो रही एक छोटी बच्ची पर जाता है। उसकी आंखें बंद थीं। वो समझ जाता है कि ये उसकी छोटी बहन बनने वाली है। उसे एक अच्छा खेलने वाला साथी समझकर ली होंग उठते ही अपने अंदर की सबसे बड़ी शक्ति यानी इटर्नल गॉड डीमन फिजिक को जगाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में वो लड़की अपनी आंखें खोलती है और उसे एहसास होता है कि उसके 100 जन्मों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। उसे पक्का यकीन है कि अब उसे दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ा सम्राट यानी सबसे ताकतवर जोरावर जो तीनों लोगों पर राज करेगा। ये उसकी 1 लाख साल की तैयारी का नतीजा था। लेकिन जैसे ही वो अपने पास देखती है ली चिंगसी के होश उड़ जाते हैं। उसकी ठीक बगल में एक छोटा लड़का लेटा हुआ था। उसने सपने में भी नहीं सोचा है कि इस जन्म में उसका एक छोटा भाई भी होगा। और देखते ही देखते आधा महीना गुजर जाता है। कमरे में लगभग 1 दर्जन दाइयां काम में जुटी थीं। तभी अचानक एक दाई बाहर आकर चिल्लाकर खुशखबरी देती है। वो परिवार की मुखिया को बधाई देती है और कहती है कि एक बहुत ही प्यारी बेटी पैदा हुई है। बाहर खड़े सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। हालांकि सिर्फ होंगतियान और उनके बुजुर्ग को पता था कि ये बच्चा कौन है। बाकी सबके लिए तो ये एक आम जन्म था। लेकिन अगले ही पल ये वहम पूरी तरह टूट गया। साफ आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और अचानक सोने के रंग के बादल हजारों मीलों तक फैल गए। आसमान में हजारों फीट लंबी एक दरार फट गई और उसमें से एक मिस्टीरियस बैंगनी रंग का धुआं निकलने लगा। ली परिवार के लोगों पर एक ऐसी भयानक ताकत का दबाव बना कि कमजोर लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तभी वो छोटी बच्ची उड़ते हुए छत के पार निकल गई और हवा में तैरते हुए उस आसमानी बैंगनी ताकत को अपने अंदर समाने लगी। उसका जीवन और उसकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ने लगी जो सच में डरावनी थी। उसके अंदर की पावर उन लोगों से भी कहीं ज्यादा थी जो सालों से तावीज और जादू की प्रैक्टिस कर रहे थे। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सब दंग थे। लेकिन जैसे ही वो बच्ची सारी ताकत अंदर खींचकर रुकती है, कमरे से एक और बच्चे के रोने की आवाज आती है। दाई दोबारा कोर्टयार्ड में आकर चिल्लाती है, मुबारक हो मुखिया जी, आपके घर एक बेटे ने जन्म लिया है। ली होंगटियन का चेहरा खुशी से उतना खिल उठता है जितना रानी के जन्म पर भी नहीं खिला था। भले ही रानी एक महान कहानी थी जिसका वो सम्मान करता था, लेकिन ये छोटा बेटा उसका अपना खून था जो उसके खानदान का नाम आगे बढ़ाएगा। वो कसम खाता है कि चाहे इस लड़के में जादू की ताकत हो या ना हो, वो इसे इस धरती का सबसे बड़ा योद्धा बनाएगा। लेकिन अभी वो ये सोच ही रहा था कि आसमान में पहले से भी 10 गुना बड़ा धमाका हुआ जिससे पूरी धरती कांप उठी। परिवार के कई लोग तो डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। आसमान में पूरे 30,000 मीलों तक एक भयानक दरार फट गई और उस खाली जगह से 10,000 फीट लंबे राक्षस और देवता बाहर निकलने लगे। वहां चमकते हुए अमर भगवान भी थे और काली ताकत से घिरे हुए शैतान भी, जिन्होंने पूरे आसमान को घेर लिया था। अगर गिना जाए तो वो 10,000 से भी ज्यादा थे। इतनी भयानक और खौफनाक भीड़ जिसे देखकर डर लग जाए। उनकी ताकत का दबाव इतना ज्यादा था कि हजारों सालों से गुफाओं में बैठे बड़े बड़े जादूगर भी घुटन महसूस करने लगे।
ली परिवार के बुजुर्ग ने जब आसमान की तरफ देखा तो उनकी आंखें कांप उठीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था कि देवता और शैतान दोनों एक साथ आसमान से नीचे उतरे हों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पक्के दुश्मन होते हैं। इनका एक साथ आना या तो तबाही का इशारा था या फिर कुछ और बड़ा होने वाला था। बुजुर्ग ने कमरे की तरफ देखा और डर गए। उन्हें लगा कि शायद इस रानी की ताकत इतनी ज्यादा है कि खुद आसमान भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और उसे खत्म करने आया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, लेकिन इस जन्म से कुछ तो बड़ा रिश्ता था। इस बच्चे की किस्मत ने तीनों लोगों में खलबली मचा दी थी। ऐसा लग रहा था कि वो सब उस लड़की को कुचलने आए हैं, लेकिन तभी कमरे से एक और कड़कड़ाती आवाज आई। कमरे की नीली छत के सारे टाइटे टूटकर बिखर गए और वो छोटा लड़का उड़ते हुए हवा में पहुंच गया। उसने आसमान में खड़े उन हजारों देवताओं और शैतानों को देखा और एक छोटी सी मुस्कान दी, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। और अगले ही पल जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। उन हजारों देवताओं और शैतानों ने अपना सर झुकाया और उस छोटे से बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ गए। 30,000 मील के दायरे में जिसने भी ये नजारा देखा वो देखता ही रह गया। ली परिवार के लोगों के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आसमान की ये महान भगवान एक नए जन्मे बच्चे के सामने क्यों झुक रही हैं। इसका मतलब साफ था, इस बच्चे की ताकत ने खुद आसमान को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। भले ही वो असली देवताओं की परछाई थी, पर उनकी ताकत असली थी और वो अपनी सारी शानो शौकत छोड़कर छोटे ली होंग के सामने घुटनों पर थे। ये देखकर परिवार के बुजुर्ग जो 8,000 साल से जिंदा थे वो भी सुन्न हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ये लड़का अभी पैदा हुई लड़की से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। दोनों में कोई मुकाबला ही नहीं था। उन्होंने लग रहा था कि लड़की का जन्म दुनिया को हिला देगा, लेकिन इस लड़के ने तो लोगों के दिल की धड़कन ही रोक दी। 10,000 भगवानों का घुटनों पर बैठना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। ली होंगटियान तो खुशी के मारे पागल हो गया। वो जोर जोर से हंसने लगा कि उसके घर एक ऐसा बेटा पैदा हुआ है जो पूरी धरती पर राज करेगा। और वो खुश क्यों ना हो। एक बच्चे ने आसमान से बैंगनी ताकत खींच ली और दूसरे ने 10,000 भगवानों को झुका दिया। दोनों ही चमत्कारी थे। उसने बुजुर्ग से पूछा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई और क्या ये लड़का ही हमारा असली सम्राट तो नहीं है, क्योंकि इस लड़के की ताकत लड़की से कहीं ज्यादा लग रही थी। बुजुर्ग थोड़ी देर रुके और बोले कि कोई गलती नहीं हुई है, वो लड़की ही हमारी पुरानी रानी है। जेंडर में कोई धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि किताबों में साफ लिखा है कि 10,000 साल पहले जो रानी बनी थी वो एक औरत थी, महान एम्प्रेस किन्शी, जिसका नाम आज भी लोग इज्जत से लेते हैं। और हमारे मंदिर के सामने उनका एक बड़ा सा स्टैचू भी लगा है जो बिल्कुल उन जैसा दिखता है, इसलिए गलती का सवाल ही नहीं उठता। ली होंगटियन का चेहरा देखने लायक था। उसका दिमाग अब इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था। उस रानी ने 10,000 साल तक तैयारी की, फिर भी वो इस नए जन्मे लड़के के सामने पिछड़ गई। किस्मत का खेल तो देखो, इतनी मेहनत के बाद भी नतीजा क्या निकला। वहीं कमरे की टूटी हुई छत से बाहर का नजारा एकदम साफ दिख रहा था। ली चिंगसी अपने कपड़ों में लिपटी हुई आसमान के उन हजारों देवताओं और शैतानों को देख रही थी। उसकी आंखें हैरानी के मारे बाहर आने को थीं। वो सोचने लगी कि क्या ये वही शक्ति है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। उसने अपने 10,000 साल के रिसर्च में 36,000 तरह की बॉडीज के बारे में पढ़ा था और ये उन सब में नंबर 1 पर आती है। ये एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो इंसान को, चाहे वो भगवान का रास्ता चुने या शैतान का, सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा देती है। ली चिंगसी को एहसास हो जाता है कि उसके भाई के पास वही लेजेंडरी शक्ति है और वो अंदर ही अंदर एक कड़वी मुस्कान मुस्कुरा देती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि 10,000 साल की पूरी तैयारी के बाद भी वो पैदा होते ही पहले ही पल में हार जाएगी। ये सही में जन्म के हिसाब से एकदम ठोस और पूरी हार थी, लेकिन वो खुद से कहती है कि उसके भाई के आगे के चमत्कार कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाएंगे। आखिरकार ली चिंगसी ने इस जन्म के लिए पूरे 10,000 साल तक तैयारी की थी। वो शुरुआत की महान शक्ति और सबसे ऊंची हड्डी तो बस एक आगाज थी। उसके पास ऐसे हजारों छिपे हुए खजाने और मौके हैं जो उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे कीमती चीज है उसकी 10,000 साल की कमाई हुई जादू की ताकत का अनुभव। ये एक ऐसी चीज है जिसे एक नया जन्मा बच्चा, चाहे वो जितना भी धांसू क्यों ना हो, कभी टक्कर नहीं दे सकता। ये सब सोचकर ली चिंगसी को अंदर से थोड़ा अच्छा महसूस होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नान येन बच्चों के कमरे में साइन इन करता है, जहां उसे एक खास तरह का जादुई पानी यानी शियानलिंग लिक्विड की एक बोतल मिलती है। खुद को कमरे में अकेला पाकर वो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो उस जेड बोतल को पकड़ता है और पूरे पानी को लालचियों की तरह एक ही घूंट में पी जाता है। देखते ही देखते उस शियानलिंग लिक्विड की पूरी बोतल उसके पेट में चली जाती है। सारी ताकत को अपने अंदर समाने के बाद नान येन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता। ये नया शरीर उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा था। बोतल में बची हुई कुछ बूंदों को देखकर वो पास में लेटी अपनी बहन की तरफ देखता है और मजाक में अपनी उंगली से उस लिक्विड को उसके होठों पर लगा देता है। बाहर खड़े सफेद भौं वाले बुजुर्ग बताते हैं कि उनके सम्राट ने इस जन्म के लिए खास तौर पर 9 सूरजों वाले दिन को चुना था। जाहिर है उनका मकसद आशीर्वाद के दौरान एक बहुत बड़ा मौका हासिल करना था और अब उन्हें इस जन्म की पूरी मदद करनी होगी ताकि वो इस रास्ते को पूरा कर सकें। फिर वो 3 फीट का एक चौकोरे पत्थर निकालते हैं। लू मिंगलान उसमें से निकलने वाली जादुई ताकत को महसूस करती है और उसे देखकर पूरी तरह हिल जाती है। वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि यांग ब्रांच स्पिरिचुअल जेड फीटस का इतना बड़ा टुकड़ा सच में होता है, जो अपनी एकदम नर्म और शांत जादुई ताकत के लिए जाना जाता है। अगर कोई छोटा बच्चा इसे पहनता है तो उसका शरीर धीरे धीरे बदल जाता है और एक आम इंसान का शरीर भी एक महान योद्धा जैसा बन जाता है। अपने कपड़ों के अंदर से नान येन भी जादुई जेड के इतने बड़े टुकड़े को देखकर दंग रह जाता है। अगर सच कहीं तो ऐसा नजारा कभी कभार ही देखने को मिलता है। वो सोचता है कि शायद अब उसकी किस्मत चमकने वाली है, लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि उसकी छोटी बहन को उस जेड के ठीक बीच में रख दिया जाता है। वो सोचने लगता है कि जब उसकी ताकत इतनी ज्यादा है तो उसकी बहन को इसे पहले अब्सॉर्ब करने का मौका क्यों मिल रहा है। वो तो मजाक में ये भी सोचने लगता है कि कहीं उसके पिता उसे अपना बेटा ही नहीं समझते क्या। जेड को वहां रखने के बाद परिवार के मुखिया और बुजुर्ग वहां से चले जाते हैं और लू मिंगलान दोनों बच्चों की देखभाल के लिए अकेली रह जाती है। तभी नान येन को नींद आने लगती है।
जैसे ही लू मिंगलन बेड पर आराम करने के लिए लेटती है, उसकी सांसें एकदम शांत और गहरी हो जाती हैं। उसे सोया हुआ समझकर नान यिन अपनी आंखें खोलता है। उस जादुई जेड के टुकड़े को देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं और उसे नरक से मिला हुआ अमर जेड का टुकड़ा याद आता है। वो खजाना इस जेड से 100 गुना ज्यादा कीमती था, लेकिन उसकी ताकत एक नए जन्मे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा भयानक थी, जिसे झेलना आसान नहीं था। वो पहले इस जादुई जेड की ताकत को अब्सॉर्ब करने का फैसला करता है ताकि उसका शरीर मजबूत हो सके, और खुद से कहता है कि वो बस कुछ समय के लिए अपनी बहन का माल उधार ले रहा है। वो अपना छोटा सा मोटा हाथ आगे बढ़ाता है और पूरी ताकत लगाकर उस जादुई जेड के एक कोने को जोर से पकड़कर खींचना शुरू करता है। एक छोटा सा टुकड़ा तुरंत टूट जाता है और वो उसे अपने मुंह में डालकर पूरा निगल जाता है। जैसे ही वो उसके पेट में पहुंचता है, बदलाव शुरू हो जाता है। वो जड़ें एक ऐसी भयानक ताकत में बदल जाती हैं जो उसके जिस्म के एक एक हिस्से में फैल जाती हैं, और ये ताकत उस शियानलिंग लिक्विड से 100 गुना ज्यादा मजबूत थी। अगले ही पल उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है जो एक इंसान की परछाई बनाती है, जिसमें लेफ्ट साइड में एक सुनहरी चमक थी। उस परछाई का राइट साइड एकदम काला था, जो उस अमर शैतान की शक्ति यानी इमॉर्टल डीमन फिजिक के दोनों रूपों को दिखाता है, आधा भगवान और आधा शैतान। ये धुंधली परछाई अभी बस एक झलक थी। एक बार जब ये पूरी तरह सॉलिड हो जाएगी तो उसकी ये दिव्य शक्ति अपनी शुरुआत के मुकाम पर पहुंच जाएगी। उस जेड को काफी स्वादिष्ट पाकर वो एक और टुकड़ा खाने का फैसला करता है। एक बार फिर उसका छोटा सा हाथ उस पत्थर के कोने पर दबाव बनाता। एक और छोटा सा टुकड़ा टूटकर उसके ऊपर गिरता है। ली चिंगसी उस जेड की ताकत को अब्सॉर्ब करने के लिए एकदम सही पोजीशन में लेटी हुई थी। वो पहचान जाती है कि ये वही जेड है जिसे उसने सदियों पहले इकट्ठा किया था। जब से उसने अपने 100 जन्मों का प्लान बनाया था, वो ऐसे खजाने छुपाती आ रही थी। उसने उन्हें नीचे की दुनिया में भेज दिया था और अपने परिवार के लोगों को आदेश दिया था कि वो उसके वापस आने तक इसकी रक्षा करें। उसने इस खास मौके के लिए पूरे 10,000 साल तक इंतजार किया था। बस 20 दिनों में 9 सूरजों वाला दिन आने वाला था। उसे हर हाल में अपनी शुरुआत की महान शक्ति को अगले मुकाम तक पहुंचाना था, ताकि वो उस आशीर्वाद को हासिल कर सके जो 10,000 साल में सिर्फ एक बार मिलता है। अगर वो कामयाब हो जाती है तो वो अपने अंदर एक ऐसी महान आग को जगा सकती है जो सही तरीके से कल्टीवेशन करने पर एक पियरलेस फ्लेम बन जाएगी। उसने इस मौके के लिए 13,000 साल तक इंतजार किया था, और फिर भी उसे अचानक अपने आसपास सब कुछ बहुत गलत होता हुआ लगता है। वो समझ जाती है कि इस छोटे से लड़के में उसकी जादुई जेड चुराने की हिम्मत आ गई है। वो देखती है कि नान यिन का हाथ एक बार फिर आगे बढ़ता है। उसे डर लगने लगता है जब वो देखती है कि वो एक और टुकड़ा तोड़ता है और उसे अपने मुंह में ठूस लेता है। नीचे देखने पर उसे अपनी कीमती जेड में एक मुट्ठी के बराबर बड़ा छेद दिखता है। ये साफ था कि उस जादुई जेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाया जा चुका था, जिसे देखकर हमारी एम्प्रेस गुस्से की मारी पागल होने की कगार पर पहुंच जाती है। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने उसके खजाने को खाने की हिम्मत कैसे की। आखिरकार उस पुरानी दुनिया में भी इतना बड़ा टुकड़ा मिलना कोई आसान काम नहीं था। उसका असली प्लान इस जेड का इस्तेमाल करके 20 दिनों में अपनी शक्ति को अगले मुकाम तक पहुंचाना था। इसे धीरे धीरे अब्सॉर्ब करके वो सबसे ऊंचे मुकाम पर कायम हो सकती थी, लेकिन अब उसके सारे प्लान उसकी आंखों के सामने टूट रहे थे। वो लड़का जितना खाता उतना ही इसका नुकसान होता था। उसके लिए ये दिन दहाड़े डाका डालने जैसा था, और एक एम्प्रेस होने के नाते वो बस देखते नहीं रह सकती थी। वो कदम उठाने का फैसला करती है और अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाकर नान यिन के कंधे को जोर से गुस्से में धक्का देती है। वो धक्का इतना मजबूत नहीं था, लेकिन उस लड़के को पलटने के लिए काफी था, जिससे वो अचानक नींद से जाग गया। वो अपनी आंखें टिमटिमाता है और सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है। वो खुद से कहता है कि उसकी छोटी बहन बस उसके साथ खेल रही है। वो एक पल के लिए भूल जाता है कि एक दिव्य बच्चे का शरीर भी अभी बनने के मुकाम पर है। ली चिंगसी उसे घूरती है और उसकी आंखें साफ कहती हैं कि सुनो बच्चे, ये जेड मेरा है और तुम इसका एक और टुकड़ा नहीं छुओगे। अपनी ताकत दिखाने के लिए वो अपना छोटा सा हाथ उस जादुई जेड के कोने पर रखती है ताकि अपना हिस्सा ले सके। वो मूंगफली के बराबर एक टुकड़ा तोड़ती है और उसे अपने मुंह में डाल लेती है। ये देखकर नान यिन को उसकी इस चालाकी पर काफी मजा आता है। क्योंकि वो उसके पीछे पीछे चलना चाहती है और जेड खाना चाहती है, वो इसे एक खेल बनाने का फैसला करता है, एक ऐसी रेस जिसमें देखना था कि कौन सबसे ज्यादा खाता है। और इस तरह उन दोनों बच्चों के बीच एक चुपचाप खाने का मुकाबला शुरू हो जाता है, जहां दोनों एक एक करके उस कीमती पत्थर को बड़े मजे से चट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लू मिंगलन अपनी नींद से जागती है और अपना शरीर खींचती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके होश उड़ जाते हैं। वो दोनों सच में उस जादुई जेड को खा रहे थे। भले ही उसकी ताकत बहुत शांत थी, लेकिन इसे इस तरह सीधे खाना किसी तबाही को बुलावा देने जैसा था। किसी भी आम हालत में ऐसी कच्ची ताकत इंसान की नसों को फाड़ सकती है या शरीर के अंदर एक भयानक धमाका कर सकती है। फिर भी जैसे ही वो उन्हें देखती है, उसे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। उनका छोटा सा शरीर हर एक घूंट के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर उसकी उम्मीदों से कहीं आगे था, और उसे एहसास होता है कि उसने एक बार फिर अपने ही बच्चों को कम समझा था। इस अजीब हालात को सच मानकर वो उनकी मदद करने का फैसला करती है और खुद अपने हाथों से जेड के मूंगफली जितने छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने लगती है। वो उन टुकड़ों को नान यिन के पास रखती है, जो उसे देखकर बस मुस्कुरा देता है। ये परिवार का एक बड़ा ही अजीब डिनर था, जो सच में कमाल का था। ऐसा लगता है कि पुरानी कहानी बिल्कुल सही है। एक माँ के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका वो कंजूस पिता तो पूरी तरह से उसकी बहन की तरफ झुका हुआ था। ली चिंगसी तो गुस्से के मारे जल भुन रही थी। ये उसका जादुई जेड था, फिर भी उसकी माँ उसके हक की रक्षा नहीं कर रही थी और उल्टा चुपके से उस लड़के को खिला रही थी। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि वो दोनों मिले हुए हैं। हालांकि ये सारे गुस्से वाले ख्याल उसके दिमाग के अंदर ही बंद थे, जिसे कोई नहीं देख सकता था। एक नए जन्मे बच्चे की तरह वो बस बेबसी से देख सकती थी जब उसका कीमती खजाना इस परेशान करने वाले छोटे भाई द्वारा एक एक करके छीना जा रहा है। 2 दिन देखते ही देखते गुजर जाते हैं
और वो एकदम चौकोरे जेड का पत्थर अब ऐसा दिख रहा था जैसे किसी ने उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा काट लिया हो। नान यिन ने अकेले ही इसका आधे से ज्यादा हिस्सा चट कर दिया था और ली चिंगसी के लिए बस एक छोटा हिस्सा छोड़ा था, जबकि लू मिंगलान अभी भी कमरे में थी। अंदर ही अंदर उसका झुकाव उस लड़के की तरफ था, इसीलिए वो बीच में नहीं आती। उसकी आंखों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सा बच्चा जेड खा रहा है, जैसे तब कि इससे उनका शरीर मजबूत हो रहा था और वो सही सलामत थे। वो इसे एक आशीर्वाद समझती थी, चाहे वो इस पूरे पत्थर को ही क्यों ना खत्म कर दे। अचानक हम देखते हैं कि नान यिन उड़ते हुए कमरे के बीच में पहुंच जाता है। उसका छोटा सा शरीर दो अलग अलग रंगों से चमक रहा है। लेफ्ट साइड में एक सुनहरी रोशनी और राइट साइड में एक गहरा काला रंग। जो पहले बस धुंधली परछाई थी वो अब एकदम साफ इंसान के शरीर में बदल चुकी थी। लू मिंगलान उसे घूरती है और अचानक एक ऐसी भयानक ताकत का दबाव बनता है जिससे उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। वो समझ जाती है कि उसकी दिव्य शक्ति अब अपने अगले मुकाम पर पहुंच चुकी है। वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसने इतने कम समय में इतना बड़ा चमत्कार कर दिखाया। अगर सच कहें तो ये सब उस जादुई जेड की वजह से ही था। इसके बिना नान यिन कभी भी इतनी तेजी से इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। ली चिंगसी उस दिव्य शरीर की ताकत को महसूस करती है और उस लड़के की तरफ देखती है। उसकी इस तरक्की को देखकर उसका दिमाग गुस्से से पागल होने लगता है। वो उससे इतना सारा जेड चुराने के लिए लड़ने को तैयार थी। आखिरकार ये उसका सबसे बड़ा जरिया था अपनी शक्ति को सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने का। अब जब उसने इसका इतना बड़ा हिस्सा खा लिया था तो जो बचा था वो उसके लिए काफी नहीं होने वाला था, और इस पूरे गुस्से की वजह से खून उसकी सर पर चढ़ जाता है। वो पुरानी रानी गुस्से के मारे इतनी पागल हो जाती है कि वो सच में बेहोश हो जाती है, जिसे नान यिन तुरंत हैरानी से देखता है। वो सोचने लगता है कि उसकी छोटी बहन अचानक बेहोश क्यों हो गई। शायद उसकी इस भयानक ताकत के प्रदर्शन ने उसे थोड़ा डरा दिया था। वो खुद से कहता है कि एक नए जन्मे बच्चे के लिए जो कुछ नहीं समझता, डर जाना एक आम बात है। और जैसे ही उसका शरीर वापस बेड पर आता है वो उस जेड को देखता है। वो जादुई जेड जो शुरुआत में एक बहुत बड़ा और ठोस पत्थर था, अब चीज के एक टुकड़े जैसा लग रहा था, जिसे किसी भूखे चूहे ने पूरा कुतर दिया हो। वो ध्यान देता है कि जन की ली चिंगसी ने अपना हिस्सा खाया था, बीच का वो बड़ा सा गड्ढा उसी की वजह से था, क्योंकि उसका शरीर उसकी बहन से कहीं ज्यादा मजबूत था, क्योंकि उसके अब्जॉर्ब करने की रफ्तार बहुत तेज थी। वो बेड के कोने पर घूमता है और उस जादुई जेड का एक और बड़ा टुकड़ा तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। पहले गैप उसकी बहन मूंगफली जितने छोटे टुकड़े खा रही थी, वो तभी से शुतुरमुर्ग के अंडे जितने बड़े बड़े टुकड़े निकल रहा था। वो पहले ही उससे 5 गुना बड़ा था, लेकिन जो टुकड़ा उसने अभी तोड़ा था वो उससे भी बड़ा था। अब गिठप जब उसका शरीर अगले मुकाम पर पहुंच चुका है तो सब कुछ बदल गया था। उसके अंदर की ताकत 100 गुना बढ़ चुकी थी, जिसका मतलब था कि उसके अब्सॉर्ब करने की रफ्तार आसमान छुएगी, और एक साथ इतना सारा खाना अब उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। वो उस जादुई जड़े के बड़े टुकड़े को कई छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है और उन सबको एक एक करके तेजी से निगल जाता है। उसके बाद वो एक और अंडे जितना बड़ा टुकड़ा तोड़ता है और उसे चट कर जाता है, और बिना एक पल रुके खाने और अब्सॉर्ब करने का यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। वो अपनी बहन के लिए भी एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ना नहीं भूलता और उससे कहता है कि शर्माने की जरूरत नहीं है, और जब तक वो बेहोश है वो खाने में उसकी मदद कर देगा। वो खुद से कहता है कि वो बहुत बड़ा दिल दिखा रहा है जब वो दिन से रात और रात से सुबह तक लगातार खुद को और अपनी बहन को खिलाता रहता है। ये सब काफी असरदार था सच में। जैसे ही सुबह का सूरज खिड़की से अंदर झांकना शुरू करता है, रोशनी की एक किरण सीधे उस छोटी बच्ची के चेहरे पर आकर गिरती है। ली चिंगसी अपने छोटे से हाथ से सूरज की रोशनी को रोकती है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, लेकिन जल्द ही वो हैरानी में डूब जाती है कि वो एक नर्म बेड पर लेटी हुई है। वो सोचती है कि वो अब उस स्पिरिचुअल जेड के ऊपर क्यों नहीं लेटी हुई है, और जैसे ही उसकी नजर साफ होती है वो अपने आसपास के नजारे को समझने की कोशिश करती है। सबसे पहले उसे उस छोटे लड़के की करवट दिखाई देती है, जो बहुत ही जोश के साथ अपने मुंह में कुछ ठूंस रहा था। जैसे ही उसका ध्यान एकदम पक्का होता है वो डर के मारी सुन रह जाती है कि वो लड़का अपने छोटे छोटे हाथों में उसकी कीमती स्पिरिचुअल जेड का एक बहुत बड़ा टुकड़ा पकड़े हुए है। वो उस जगह की तरफ देखती है जहां पहले जेड का पूरा ब्लॉक रखा हुआ था, और सोचने लगती है कि क्या किसी ने उसे वहां से हटा दिया या वो अचानक हवा में गायब हो गया। वो अपनी आंखों से पूरे कमरे में ढूंढती है, लेकिन उसे जेड का कोई नामो निशान नहीं मिलता। तभी उस लड़के की एक नई हरकत दोबारा उसका ध्यान खींचती है। हम देखते हैं कि वो लड़का रेंगते हुए बेड के कोने पर जाता है और नीचे की तरफ झुककर अपना हाथ निकालता है, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। जब उसका हाथ वापस ऊपर आता है तो उसकी पहले से खाली हथेली में अब स्पिरिचुअल जेड फीटस का एक और बड़ा टुकड़ा था। ये खास टुकड़ा लगभग एक गर्म बन के बराबर बड़ा था। फिर भी वो उसे अपने मुंह में डालता है और बस कुछ ही घूंटों में निगल जाता है। ली चिंगसी के पास अब बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। जिस साइज के टुकड़े को एब्जॉर्ब करने में उसे पहले पूरे 2 दिन लग रहे थे, उसे ये लड़का एक ही बार में खत्म कर रहा था। उसने अभी अभी उसके पूरे 2 दिन की मेहनत के बराबर का माल चट कर दिया था। वही असर जिसे उसने अपनी प्राइमोर्डियल अर्थ फीटस के लिए बहुत मेहनत से इकट्ठा किया था। कौन सोच सकता था कि इस लड़के को इससे इतना बड़ा फायदा मिलेगा। वो जल्दी से बेड के कोने तक रेंगते हुए जाती है और नीचे देखने के लिए अपना सर निकालती है, और जो वो देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो स्पिरिचुअल जेड फीटस जो शुरुआत में 3 फीट चौकोरे का था, अब लगभग पूरा खाया जा चुका है और बस आधा फीट लंबा एक छोटा सा टुकड़ा बचा है। बाकी का सारा हिस्सा उस लड़के ने खा लिया, यानी उसकी कीमती जेड अब जा चुकी थी। पुरानी रानी के सिर पर गुस्से का एक ऐसा भयानक भूत चढ़ता है जो सीधे उसके दिमाग पर असर करता है। अभी मुश्किल से एक पल के लिए ही उसकी आंख खुली थी और वो गुस्से में एक बार फिर बेहोश हो जाती है। ली होंग अपनी बहन की तरफ थोड़ी हैरानी से देखता है और सोचता है कि वो इतनी जल्दी दोबारा क्यों सो गई।
वो मान लेता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन सच में बहुत कमजोर है और वो उसकी मदद करने का फैसला करता है, जिसके लिए वो अपने स्पेशल रेल में हाथ डालकर एक जेड बॉटल निकालता है। इसके अंदर मॉर्टल फीटस जेड ड्यू था, जो हेवन और अर्थ से निकली एक ऐसी दिव्य ताकत थी जिसका छोटे बच्चों के शरीर पर बहुत ही जोरदार असर होता है। इसका असर उस स्पिरिचुअल जेड से कहीं ज्यादा खतरनाक और मजबूत था, इसीलिए ये किसी फीटस के बनते हुए शरीर के लिए शुरुआत में सही नहीं माना जाता। वो बोतल खोलता है और अपनी उंगली उसमें डुबाकर उस लिक्विड की कुछ बूंदे अपनी बहन के मुंह में डाल देता है। अगर सच कहीं तो वो उसकी काफी मदद कर रहा था। ये जेड ड्यू सच में अनमोल था, जिसकी कीमत उस स्पिरिचुअल जेड से कहीं ज्यादा थी जो उसने खोई थी। जैसे ही वो उस ताकत को निगलती है, ली चिंगसी अपनी नींद में मुस्कुराने लगती है, जैसे वो किसी बहुत ही प्यारे सपने में खो गई हो। ली होंग फिर उस बची हुई ड्यू को खुद अकेले ही पी जाता है। बेड पर आराम से लेटकर वो अपने शरीर के अंदर उठने वाली उस भयानक ताकत को अब्सॉर्ब करना शुरू करता है, और ये काम उस जेड की वजह से अब बहुत आसान हो गया था जिसे उसने पहले खाया था। उस अमर ड्यू को अब्सॉर्ब करने का सिलसिला एकदम शांत तरीके से चलता है, और काफी देर बाद उसके छोटे से शरीर से रोशनी की बहुत ही तेज और चमकती हुई किरणें निकलने लगती हैं। एक बेहद खौफनाक ऑरा सीधे सबसे ऊंचे हेवंस की तरफ सरसराती हुई जाती है, जहां 10,000 फीट ऊंचा एक बहुत बड़ा जोरावर देवता दिखाई देने लगता है। अपने सर से आसमान को छूते हुए और पैरों को गहरी खाई में टिकाए हुए वो हेवन और अर्थ को जोड़ने वाले एक खंभे की तरह खड़ा था, जो दो अलग अलग रंगों में चमक रहा है। लेफ्ट साइड एकदम सुनहरी रोशनी से भरी थी, जो दिव्य इमॉर्टल ची से ओवरफ्लो हो रही थी, जबकि राइट साइड एकदम गहरा और काला था, जो एक अनजान खाली जगह से उठने वाली भयानक डिमोनिक एनर्जी जैसा लग रहा था। उस जायंट भगवान का रूप इतना बड़ा था कि 10,000 मील के दायरे में हर कोई इस अनोखे नजारे को साफ देख सकता था। हजारों आम लोग अपने घुटनों पर गिर पड़े और उस आसमानी जायंट की तरफ सर झुकाकर प्रार्थना करने लगे। यहां तक कि सालों से प्रैक्टिस करने वाले बड़े बड़े कल्टीवेटर्स भी उस जायंट के ऑरा को महसूस करके डर के मारे सुन्न हो गए, जिसकी गूंज अब 1,00,000 पहाड़ों के पार तक सुनाई दे रही थी। हम खुद को हेवनली सीक्रेट्स के पवेलियन में पाते हैं, जहां हेवनली सीक्रेट्स के सबसे बड़े एल्डर एक ऊंचे टावर पर बैठे हुए उस जायंट गॉड की तरफ घूर रहे हैं। वो ध्यान देते हैं कि ली परिवार में 2 हेवनली स्टार्स का जन्म हुआ है, जो पूरी दुनिया को उलट पलट करने के लिए पैदा हुए हैं। उस बूढ़े आदमी के पास एक छोटी लड़की खड़ी थी, जो कहती है, मास्टर, क्या आपने कहा कि ली परिवार में हेवनली स्टार्स आए हैं, और वो भी 2? ये सुनते ही उस लड़की की आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह जाती हैं और उसका दिमाग घूम जाता है। एक हेवनली स्टार का आने का मतलब होता है किसी महान किस्मत वाले का जन्म होना, और यहाँ तो 2 थे। ये इस बात का इशारा था कि ली परिवार का भाग्य सच में हेवेंस को टक्कर देने वाला है। एल्डर धीरे से सर हिलाते हैं, क्योंकि वो दोनों स्टार्स एक दूसरे को मजबूत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ली परिवार के इस आगे बढ़ने की रफ्तार को अब कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जी क्लैन के एक छुपाए हुए एटिक में एक बूढ़ा आदमी होश में आता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। अगर बाहर के लोगों को पता चले कि जी क्लैन का ये पुराना बुजुर्ग अभी भी जिंदा है, तो वो सच में हैरानी के मारे चुप हो जाएंगे। उस जायंट गॉड के ऑरा को महसूस करते ही उस बूढ़े की आंखें अचानक सिकुड़ जाती हैं। क्या ये सच में वही पुरानी कहानियों वाला इटर्नल इमॉर्टल डीमन बॉडी है? वो सोचता है कि ऐसी चीज इस लॉन्जेविटी रेल्म में कैसे आ सकती है, जिसके बारे में उसने सिर्फ एक पुरानी किताब में पढ़ा था। उस किताब में इसके बारे में सिर्फ कुछ ही शब्द लिखे थे, जिसमें इसकी सबसे खास बात पर जोर दिया गया था कि इसमें इमॉर्टल और डिमोनिक दोनों एनर्जी एक साथ रहती हैं। अगर वो बात ना होती तो आप शायद वो इसे पहचान भी नहीं पाता। वो सोचता है कि क्या इस 10,000 फीट के रूप का मतलब ये है कि ये फिजिक पहले ही पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। एक पूरी तरह से तैयार इमॉर्टल डीमन बॉडी के ख्याल से ही उस बूढ़े आदमी की सांस अटक जाती है। क्लैन का हेड कहां है? वो जोर से आवाज लगाता है। उसका ये हल्का सा आदेश उस छुपी हुई जगह से गूंजता है, और कुछ ही देर में एक मजबूत शरीर वाला आदमी उस एटिक में हाजिर होता है। जियाओ अपने घुटनों पर बैठता है और 3 बार सर झुकाकर एंसेस्टर टियानिया का स्वागत करता है। बूढ़ा आदमी तुरंत उससे पूछता है कि क्या उसे इस जायंट एवेटार के सच के बारे में पता है। एंसेस्टर तियानिया सालों से सबसे अलग रह रहे थे, और वो आज सिर्फ इसलिए बाहर आए क्योंकि उस जायंट गॉड का ऑरा इतना भयानक था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जियाहो अपना सर झुकाता है और जवाब देता है कि अगर उसका अंदाजा सही है तो ये डिवाइन रूप ली परिवार से ही निकल रहा है। एंसेस्टर इस बात पर हैरान होते हैं कि उनके सिर्फ 1 सदी दूर रहने में ही ऐसा महान योद्धा खड़ा हो गया, और वो खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में थोड़ा सा डर दिखता है। अगर ये फिजिक सच में कंप्लीट हो चुकी है तो उन्हें डर था कि अब उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। फिजिक कंप्लीशन के शब्दों को सुनते ही जियाहो अपना सर झटककर ऊपर करता है और उसकी आंखें बाहर आने को हो जाती हैं। क्या आप कह रही हैं कि ये पूरा हो गया? भले ही उसने उस अवतार को देखा था, पर वो उसके असली सच को नहीं समझ पाया था। एंसेस्टर तियानिया भले ही इस बात को मानने में हिचकिचा रहे थे, पर वो इस सच को पक्का करते हैं। वो हालात को बदल नहीं सकते थे, और जियाहो के चेहरे के भाव देखने लायक थे, जैसे उसने कोई एकदम असंभव चीज देख ली हो।